नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और नई कहानी लाया हूं आपके लिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी कहानी जंक्शन। रेलवे स्टेशन लंबा और सूना, कड़ाके की सर्दी। मैं ओवरकोट पहने हुए इत्मीनान से सिगरेट पीता हुआ घूम रहा हूं। मुझे इस स्टेशन पर अभी 5 घंटे रुकना है। गाड़ी रात के 12:30 बजे आएगी। रुकना, 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 रुकते रुकते चलना। अजीब मनहूसियत है। प्लेटफॉर्म के पास से गुजरने वाली लोहे की पटरियां सूनी है, शटिंग भी नहीं है। पटरियों के उस पार थोड़ी ही दूर पर रेलवे का अहाता है। अहाता के उस पार सड़क है। शाम को 6 बजे ही सड़क पर और उससे लगे हुए नए मकानों में बिजलियां झिलमिलाने लगी हैं। उदास और मटमैली शाम। एक बार टी स्टॉल पर चाय पी आया हूं। फिर कहाँ जाऊं? शहर में जाकर भोजन कराऊं, लेकिन यहां सामान कौन देखेगा? आसपास बैठे हुए मुसाफिर फटी चादरों और धोतियों को ओढ़े हुए सिमटे सिमटे ठिठुरे ठिठुरे चुपचाप बैठे हैं। इनके भरोसे सामान कैसे लगाया जाए? कोई भी उसमें से कुछ भी उठाकर चंपत हो सकता है। टी स्टॉल की तरफ नजर डालता हूं। इक्के दुक्के मुसाफिर घुटने छाती से चिपकाए हुए बैठे दिखाई दे रहे हैं। गरम ओवरकोट पहनकर चलने वाला सिर्फ मैं ही हूं। अगर कोई भी मुझे उस वक्त देखता तो पाता कि मैं कितने इत्मीनान और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रहा हूं। इतनी शान मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये बात अलग है कि गरम ओवरकोट उधार लिया हुआ है। राजनंदन गांव से जबलपुर जाते समय एक मित्र ने कृपापूर्वक उसे प्रदान किया था। इसमें संदेह नहीं कि समाज में अगर अच्छे आदमी ना रहें तो वो एक क्षण न चले। सिगरेट पीते हुए मुसाफिर खाने की तरफ देखता हूं। वहां आदमी नहीं, आदमी नुमा गंदा सामान इधर उधर बिखेर दिया गया है। उनकी तुलना में सचमुच मैं कितना समझदार हूं। अनजाने में ही मैं अकड़ कर चलने लगा हूं। और किसी को ताव बताने की, किसी पर रौब झाड़ने की तबीयत होती है तो इन सब टूटे हुए अक्षर जैसे लोगों के बीच गुजरकर अपने को काफी ऊंचा और प्रभावशाली समझने लगता हूं। सच कहता हूं, इस समय मेरे पास पैसे भी हैं। अगर कोई भिखारी इस समय आता तो मैं जरूर ही उसे कुछ प्रदान करता। लेकिन भिखारी बेवकूफ थोड़े ही था जो वहां आए। वहां तो सभी लगभग भिखारी थे। सोचा कि ट्रंक खोलकर सामान निकालकर कुछ जरूरी चिट्ठियां लिख डालूं। मैंने एक सम्मानीय नेता को इसी प्रकार समय सदुपयोग करते हुए देखा था। अभी उजाला काफी था। 2-4 चिट्ठियां रगड़ी जा सकती थी। ट्रंक के पास में गया भी, उसे खोल भी दिया, लेकिन कलम उठाने के बजाय मैंने पीतल का एक डब्बा उठा लिया। ढक्कन खोलकर मैंने उसमें एक गाडर लड्डू निकाला और मुंह में भर लिया। बहुत स्वादिष्ट था वो। उसमें गुड़ और डालडा घी मिला हुआ था। इसी बीच मुझे घर के बच्चों की याद आई और मैंने दूसरा लड्डू मुंह में डालने की प्रवृत्ति पर पाबंदी लगा दी। तभी मुझे गांधी जी की याद आई। क्या सिखाया उन्होंने? पर दुख कातरता इंद्रियां संयम। ये मैं क्या कर रहा हूं? यद्यपि लड्डू मेरे लिए ही दिए गए हैं और मैं पूर्णतया उन्हें खाने का नैतिक अधिकार भी रखता हूं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बच्चों को सिर्फ आधा आधा ही दिया गया है? फिर मैं तो एक खा चुका हूं। पानी पीने के लिए निकलता हूं। मुसाफिर वैसे ही ठिठुरे ठिठुरे सिमटे सिमटे बैठे हैं। उनके पास गर्म कोट तो क्या, साधारण कपड़े भी नहीं है। उनमें से कुछ बीड़ी पी रहे हैं। किसी के पास गर्म कोट नहीं है सिवा मेरे। मैं अकड़ता हुआ स्टॉल पर पानी की तलाश में जाता हूं। मैं पूर्ण आत्मसंतोष का आनंद लाभ करता हुआ वापस लौटता हूं कि अब इस कार्यक्रम के बाद कौन सा महान कार्य करूं। दूर से देखता हूं कि सामान सुरक्षित है। शाम डूब रही है, अंधेरा छा गया है। अभी कम से कम 4 घंटे यहीं पड़े रहना है। एक पोर्टर से बात करते हुए कुछ समय और गुजार देता हूं और फिर होलडाल निकालकर बिस्तर बिछा देता हूं। सुंदर गुलाबी अलवान और खुशनुमा कंबल निकल पड़ता है। मैं अपने को वाकई भला आदमी समझने लगता हूं। यद्यपि यह सच है कि दोनों चीजों में से एक भी
मेरी अपनी नहीं है। ओवरकोट समेत मैं बिस्तर पर ढेर हो जाता हूं। टूटी हुई चप्पलें बिस्तर के नीचे सिर के पास इस तरह जमा कर देता हूं कि मानो वो धन हो। धन तो वो हुई है, कोई उसे मार ले तो तब पता चलेगा। गुलाबी अलवन ओढ़कर पड़ा रहता हूं। अभी तक स्टेशन पर कपड़ों के मामले में मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं आया। कहीं भी एक भी खुशहाल, सुंदर, परिपुष्ट आकृति नहीं दिखाई दी। कैसा मनहूस प्लेटफॉर्म है। मेरे बिस्तर के पास एक सीमेंट की बेंच है, वहीं गठरियां रखी हुई हैं। सोचता हूं उस पर अपना ट्रंक क्यों ना रख दूं। गठरियां नीचे भी डल जाती हैं। ट्रंक उनमें से उम्दा चीज है, उसे साफ सुथरी बेंच पर होना चाहिए। लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होती। कड़ाके का जाड़ा है। अलवन के बाहर मुंह निकालने की तबीयत नहीं हो रही है, लेकिन नींद भी तो आंखों से दूर है। विचित्र समस्या है। खुद ही अकेले में अपने को अकेले ही शानदार समझते रहो। इसमें क्या धरा है। शान का संबंध अपने से ज्यादा दूसरों से है, यह अब मालूम हुआ, लेकिन किस मुश्किल में। उसी बीच एकाएक न मालूम कहां से 4 फीट का एक गोरा चिट्टा लड़का सामने आ जाता है। वो टेरोलिन का कुर्ता पहने हुए है, खाकी चड्डी है, चेहरा लगभग गोल है। गोरे चेहरे पर भावों की धुंधली लकीर दिखाई देती है, या उनका रंग भी गोरा है। वो सामने खड़े ही खड़े एक चमड़े से छोटे से बैग की ओर इशारा करते हुए कहता है, साहब जरा ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। एकाएक इस तरह किसी का आकर कुछ कहना मुझे अच्छा लगा। उसकी आवाज कमजोर है, लेकिन उस आवाज में भले घर की झलक है। उसके साफ सुथरे कपड़ों में से यही बात झलकती है। मैं ये कह ही रहा था कि उससे पहले लड़का चला गया। मैं उसके बारे में सोचता रहा, न जाने क्या। आधे घंटे बाद फिर आया। चुपचाप चमड़े के बैग के पास जाकर बैठ गया। सर्दी के मारे उसने अपनी हथेलियां खाकी चड्डी की जेब में डाल रखी थी। मैंने गुलाबी अलवन के नीचे से मुंह उठाकर उसे देखा। भले ही वो टेरिलोन की बुशर्ट पहने हो, वो खूब ठिठुर रहा था। बुशर्ट के नीचे एक अंडरवियर था, बस। उसके पास ओढ़ने बिछाने के भी कपड़े नहीं थे। कुछ कुतूहल और चिंता से मैंने पूछा, तुम ओढ़ने के कपड़े लेकर नहीं आए? कितना जाड़ा है, ऐसे कैसे निकल आए? उसने जो उत्तर दिया उसका आशय ये था कि यहां से करीब 50 मील दूर शहर बालाघाट में एक बारात उतरी थी। उसमें वो, उसके घर वाले और दूसरे रिश्तेदार भी थे। एक रिश्तेदार वहां से आज ही नागपुर चल दिया, लेकिन अपना चमड़े का बैग भूल गया। क्योंकि वहां वालों को मालूम था कि गाड़ी नागपुर वाली उस स्टेशन से बहुत देर से छूटती है, इसलिए उन्होंने इस लड़के के साथ ये बैग भेज दिया। लेकिन अब ये लड़का कह रहा है कि रिश्तेदार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो 2 बार प्लेटफॉर्म के चक्कर काट आया है। शायद वो संबंधी महोदय बस से नागपुर रवाना हो गए, और अब चमड़े का बैग संभाले हुए ये लड़का सर्दी में ठिठुरता हुआ यहाँ बैठा है। वो भी मेरी 12:30 बजे वाली गाड़ी से बालघाट पहुंच जाएगा। ये गाड़ी वहां रात के 1:30 बजे पहुंचती है। कड़ाके का जाड़ा और रात के 1:30। मैंने कल्पना की थी कि इसकी माँ फूहड़ है, या वो उसकी सौतेली माँ है। आखिर उसने क्या सोचकर अपने लड़के को इस भयानक सर्दी में बिना किसी खास इंतजाम के एक जिम्मेदारी देकर रवाना कर दिया। मैंने फिर लड़के की तरफ देखा। वो मारे सर्दी के बुरी तरह ठिठुर रहा था, और मैं अपने अलवान और कंबल की गर्म सुख प्राप्त करते हुए आनंद अनुभव कर रहा था। मैं बिस्तर से उठ पड़ा, ट्रंक खोला, उसमें से डबल रोटी के 2 टुकड़े निकाले। फिर सोचा एक लड्डू भी निकाल लो, मगर ये विचार आया कि लड़का टेरी लेन की बुशर्ट पहने हैं, फिर लड्डू गुड़ के हैं, वो उसका अनादर कर सकता है। उसके हाथ में डबल रोटी के 2 टुकड़े और चाय वाले से लिया हुआ एक चाय का कप देते हुए कहा, तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, लो इसे खा लो। नहीं नहीं, मैंने अभी भजिए खाए हैं। और लड़के के नन्हे हाथों ने तुरंत ही लपक कर उसे ले लिया। उसको खाते पीते देखकर मेरी आत्मा तृप्त हो रही थी। मैंने पूछा, बालाघाट से कब चले थे? 3 बजे।
3 बजे से तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं तो 2 आने के भजिए खाए थे, चाय पी थी। मेरा ध्यान फिर उसके माता पिता की ओर गया और मैंने मन ही मन उन्हें गाली देने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने लड़के से कहा, आओ बिस्तर पर चले आओ, 10:30 बजे उठा दूंगा। लड़के ने तुरंत ही चमड़े के अपने कीमती जूते के बंद खोले, मोजे निकाले और सिरहाने रख दिए और बिस्तर के भीतर पड़ गया। मैं ट्रंक के पास बैठा हुआ था, लड़का मेरे बिस्तर पर, मैं खुद जाड़े में, वो गर्मी महसूस करता हुआ, किंतु मेरा ध्यान उस लड़के की तरफ था। कितना भोला विश्वास है उसके चेहरे पर। और मैं सोचने लगा कि मनुष्यता इसी भोले विश्वास पर चलती है और इस भोले विश्वास के वातावरण में ही कपट और छल करने वाले पनपते हैं। मेरे बदन पर ओवरकोट था, लेकिन अब वो कोई गर्मी नहीं दे रहा था। मैं फिर से टी स्टॉल पर गया, फिर एक कप चाय पी और मनुष्य के भाग्य के बारे में सोचने लगा। मान लीजिए इस लड़के के पिता ने दूसरी शादी कर ली है, इस लड़के की मां मर गई है और जो है वो सौतेली है। अगर अभी से वो लड़के की इतनी अपेक्षा करती है तो हो चुकी अच्छी तालीम, क्या पता इस लड़के का भाग्य क्या हो। लड़के ने मेरी दी हुई हर चीज लपक कर ली थी, मुझ पर खूब गहरा विश्वास कर लिया था। क्या ये इसका सबूत नहीं है कि लड़के के दिल में कहीं कोई जगह है जो मांगती है, कुछ चाहती है? ईश्वर करे उसका भविष्य अच्छा बने। इन्हीं ख्यालों में डूबता उतरता मैं अपने बच्चों को देखने लगा था, जो घर में दरवाजे बंद करके भी तेज सर्दी महसूस कर रहे होंगे। उनके पास रजाई भी नहीं है, तरह तरह के कपड़े जोड़ जाड़ कर चाड़ा निकालते हैं। इस समय घर सूना होगा और वो मेरी याद करते बैठे होंगे। बच्चे और उनकी माँ जो सिर्फ भात खाकर मोटी हुई जा रही है, लेकिन चेहरा पर पीलापन है। मैंने बच्चों को सिखा दिया है कि बेटे, कभी इच्छामय दृष्टि से दुनिया को मत देखना। वो मामूली इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती, और चाहे जो करो, मौका पड़ने पर झूठ बोल सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारे गरीब माँ बाप थे। तुम्हारी जन्मभूमि जमीन और धूल और पत्थर से बनी ये भारत की धरती ही नहीं है, वो है गरीबी। तुम कटे फिटे दागदार चेहरे वाले की संतान हो। उनसे द्रोह मत करो, अपने इन लोगों को मत त्यागना। प्रगतिवाद तो मैंने अपने घर से ही शुरू कर दिया था। मेरे बड़े बच्चे को तो ये कविता रटा दी थी। जिंदगी की कोख में जन्मा नया इस्पात, दिल के खून में रंग कर, तुम्हारे शब्द मेरे शब्द माना देह धारण कर। अरे चक्कर लगा घर घर, सभी से कह रहे हैं, सामना करना मुसीबत का बहुत तन कर। खुद को हाथ में रख कर उपेक्षित काल, पीड़ित सत्य गो के यूथ, उदासी से भरे गंभीर मटमैल गौ चेहरे, उन्हीं को देख कर जीना कि करुणा करनी की मां है, बाकी सब कुहासा है, धुआं सा है। लेकिन ये थोड़ी है कि लड़का मेरी बात मान ही जाएगा। मनुष्य में कैसे परिवर्तन होते हैं, संभव है वो थानेदार बन जाए और डंडे चलाए, कौन जानता है। मैं अपनी ही कविता का मजा लेता हुआ और अपने भीतर झूमता हुआ वापस लौटता हूं। उसी वक्त सर्दी मुझे कम महसूस होने लगती है। बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो जाता हूं और गुलाबी अलवन और नरम कंबल के नीचे सोए हुए उस बालक की शांति निद्रित मुद्रा को मग्न अवस्था में देखने लगता हूं। और मेरे हृदय में प्रश्न ज्योति जलने लगती है कि इसी बीच मुझे बैठ जाने की तबीयत होती। पास वाली सीमेंट की बेंच पर जरा टिक जाता हूं और बाईं ओर रेलवे के अहाते के पास देखने लगता हूं। बाईं ओर की बेंच पर रखी गठरियों के पास बैठे हुए एक दूसरी आकृति की ओर ध्यान जाता है। हरी धारी वाला एक सफेद शर्ट पहने वो बालक है, जो घुटनों को छाती से चिपकाए बैठा है। बाहों से उसने अपने घुटनों को छाती से जकड़ लिया है और ऊपर वाली बीच की पोली जगह में उसने अपना मुंह फंसा लिया है। मुझे उसका मुंह नहीं दिखता, सिर्फ उसका सिर और बाल दिखते हैं। वो ना मालूम कब से बैठा है और ठिठुरा ठिठुरा वो खुद गठरी बनकर लुप्त सा हो गया है। अगर मैं अपने लड़के को आज रात को सफर कराता तो शायद वो भी इसी तरह बैठता। क्यों बैठता? मैं तो उसका इंतजाम करके भेजता किसी भी तरह, क्योंकि मेरे कनेक्शन अच्छे हैं। इस बेचारे गरीब देहाती लड़के के संबंध क्या हो सकते हैं?
मैं उस लड़के को फिर एकाग्रचित्त से देखने लगता हूँ। उसका मुंह अभी तक घुटनों के बीच फंसा है, अपने अस्तित्व का नगण्य और शून्य बनाकर किसी निसंग अंधकार में विलीन होना चाह रहा है। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाता हूं ताकि उसकी हलचल अगर है तो दिखाई दे, लेकिन नहीं, उसने तो अपने और मेरे बीच एक फासला मुख्य कर लिया है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि मैं उसे उठा सकता हूं और मैं उसे कुछ न कुछ दे सकता हूं? मैं उसे भी डबल रोटी का एक टुकड़ा और एक कप चाय देकर उसके भीतर गर्मी पैदा कर सकता हूं। मैं उसके पास खड़ा हूं और एक क्षण में नवीन कार्य श्रृंखला गतिमान कर सकता हूं। काम तो यांत्रिक रूप से चलते हैं, एक के बाद एक, लेकिन मैं वहां से हट जाता हूं, फिर बेंच के किनारे पर बैठ जाता हूं और फिर प्लेटफॉर्म की सूनी बत्तियों को देखने लगता हूं। मेरा मन एकाएक स्तब्ध हो जाता है। मेरे बिस्तर पर सोने वाला बालक ठीक समय पर अपने आप ही जग गया। तुरंत मोजे पहने, चमड़े का कीमती जूता पहना, बंद बांधे, अपने टेरिलॉन के बुशर्ट को ठीक किया, निक्कर की जेब में कंघी निकालकर बालों को संवारा और बिस्तर से बाहर आकर खड़ा हो गया, चुस्त और मुस्तैद। और फिर अपनी उसी कमजोर पतली आवाज में कहा, टिकट घर खुल गया होगा? मैंने पूछा, टिकट के लिए पैसे दूं या है? नहीं नहीं, वो सब है मेरे पास। ये उसने इस तरह कहा जैसे वो अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकता हो। वो चला गया। मुझे लगा कि टेरी लेन के बुशर्ट वाले इस बालक को दूसरों की सहायता का अच्छा अनुभव है और वो स्वयं एक सीमा तक छल और निश्चलता का विवेक कर सकता है। मेरा बिस्तर खाली हो गया और अब मैं चाहूं तो बेंच के दूसरे छोर पर घुटनों में मुंह छिपाए दूसरे बालक को आराम की सुविधा दे सकता हूं। और मैं अपने मन में निसंग अंधकार से कहता जाता हूं, उठो उठो, उस बालक को बिस्तर दो। लेकिन मैं जड़ हो गया हूं और मेरे अंधेरे के भीतर एक नाराज और सख्त आवाज सुनाई देती है, मेरा बिस्तर क्या इसलिए है कि वो सार्वजनिक संपत्ति बने? शी, ऐसे ना मालूम कितने ही बालक हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। मैं बेंच के किनारे पर से उठ पड़ता हूं और टी स्टॉल पर जाकर एक कप चाय पीता हूं। सर्दी मेरे बदन में कुछ कम होती है और फिर मैं अपने सामान की तरफ रवाना होता हूं। सीमेंट की ठंडी बेंच के किनारे पर घुटनों में मुंह ढांपे हुए उस बालक की आकृति मुझे दूर से ही दिखाई देती है। क्या वो सर्दी में ठिठुर कर मर तो नहीं गया? लेकिन पास पहुंचकर भी मैं उसे हिलाता डुलाता नहीं, उसे जगाने की कोशिश नहीं करता, ना उसके चारों ओर चुपचाप अलवान डालने की कोशिश करता। सोचता हूं करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। आश्चर्य है कि मेरे भीतर मैं इतना जड़ हो गया हूं। कौन सी वो भीतरी पकड़ है जो मुझे वैसा करने से रोकती है? मैं टिकट खरीदने गए टेरिलॉन वाले लड़के की राह देखता हूं। वो अब तक क्यों नहीं आया? कि एकाएक ये ख्याल पूरे जोश से कौंध उठता है, अगर मैं ठंड से सिकुड़ने वाले इस लड़के को बिस्तर दे दूं तो मेरी ये कीमती अलवान और ये नरम कंबल और ये दूधिया चादर खराब हो जाएगी, मैली हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि साफ दिखाई देता है, ये लड़का अच्छे खासे साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहने हुए थोड़े है। मुद्दा ये है, हाँ, मुद्दा ये है कि दूसरे और निचले किस्म के, निचले तबके के लोगों की पैदावार है। मैं अपने भीतर ही नंगा हो जाता हूं और अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश भी नहीं करता। उस वक्त घड़ी ठीक 12 बजा रही थी और गाड़ी आने में अभी आधा घंटा की देर थी। तो ये थी कहानी जंक्शन, लिखा था गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो आपको कैसी लगी नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो मुझे लिख भेजिए या मुझे उसका कोई लिंक भेज दीजिए। मैं वो कहानी पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगा।